नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हमारा जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है, इसका आज हम लोग 35वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं। रोज के तरीके से मैं आप लोगों से 20 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। काफी दमदार क्वेश्चन होंगे, बहुत बढ़िया-बढ़िया से क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन है। अगर आप लोग थोड़ा-सा ध्यान से पढ़ोगे, तो ही आप लोगों को फायदा मिलने वाला है और अगर आपके अंदर जोश की कमी होगी, तो छोड़ के चले जाओगे क्योंकि क्वेश्चन बड़े कठिन-कठिन से हैं। क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा है यहाँ पर 20 क्वेश्चन। पहले तो आपको क्वेश्चन को खुद पढ़ना है, एनालाइज़ करना है और उसका आंसर देना है। उसके बाद जब आप नहीं दे पाओगे सही से, हो सकता है आपसे गलत हो जाए। तो जो आपसे गलत हो रहा है, उसको आपको यहाँ पर सीखना है कि जो गलत हो रहा है, वो क्यों गलत हो रहा है और उसको कैसे सही किया जा सकता है, जिससे कि आप जब एग्ज़ाम में जाओ, तो एग्ज़ाम में इस तरीके की गलती ना करो। मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूँ, क्वेश्चन पूछना शुरू करूँ, उससे पहले बता देता हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च कर रखा है। कोर्स का नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। इस कोर्स में यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये सभी सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आपको अच्छे तरीके से पढ़ाए जाएँगे और यहाँ पर जो कुछ भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, उसका आपको पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मात्र ₹1000 का पेमेंट करके आप इसको खरीद सकते हैं। बाकी कोर्स से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है, वो प्राप्त कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन milestone in Indian cereals and millets crops in current chronological order of their release। कह रहा है यहाँ पर आप लोगों को कुछ दिया गया है, कुछ 4 चीजें दी गई हैं। आपको बताना है कि ये चारों चीजें कब-कब रिलीज हुई थी, ये चारों चीजें कब-कब करी गई थी और इसके बाद उनको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यानी कि जब जो चीज घटित हुई थी, कालानुक्रमिक क्रम में उसको लगाना है और फिर हमको टिक लगाना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। इतना लंबा सा क्वेश्चन है। पढ़ते हैं, सबसे पहले देखेंगे किसका रिलीज ऑफ द फर्स्ट सोरघम हाइब्रिड CSH1। यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट भी दिया गया है कि जो सोरघम का जो सबसे पहला हाइब्रिड था वो कौन था, CSH1 था। तो एक चीज तो यहाँ पर ये याद हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर CSH1 जो था, ये रिलीज कब हुआ था, तो ये रिलीज हुआ था 1964 में। कब रिलीज हुआ था, ये 1964 में इसको रिलीज किया गया। इसके अलावा क्या है, रिलीज ऑफ द फर्स्ट पर मिलेट हाइब्रिड HB1 फ्रॉम पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि लुधियाना में है। तो इसमें से जो HB1 वैरायटी थी, ये HB1 जो वैरायटी थी, ये पर्ल मिलेट की वैरायटी थी, बोले तो बाजरा की वैरायटी थी। ये कब निकाली गई थी, ये 1965 में निकाली गई थी। कब निकाली गई थी, 1965 में, जब भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हो रही थी, उस समय पर ये वैरायटी निकाली गई थी। अगला है रिलीज ऑफ द फर्स्ट 4 मेज हाइब्रिड लाइक गंगा वन, दक्कन। इस तरीके से वहां पर कुछ वेराइटीज निकाली गई थी और ये जो वेराइटीज निकाली गई थी मक्का की, ये कब निकाली गई थी, ये सभी वेराइटीज जो निकाली गई थी, ये 1961 में निकाली गई थी। कब निकाली गई थी, 1961 में। अगला है द फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इन नेपियर घास। नेपियर घास जिसको पूसा नेपियर एक वेरायटी बनाई गई थी, एक तरीके का इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड था जिसको हम क्या कहते हैं, पहला अंतर विशिष्ट संकरण था। तो ये नेपियर जो है, पूसा नेपियर 1, ये कब डेवलप किया गया था, यहीं पर पूछा जा रहा है। तो ये डेवलप किया गया था 1947 में। कब डेवलप किया गया था, 1947 में। तो अब इसको देख लेते हैं कि सही कौन सा जा रहा है। इसमें से सबसे पहले कौन सी चीज हुई थी, तो 1947 में हुआ था चौथा। तो यानी कि पहले 4 आना चाहिए। तो 4 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है। ये गलत हो गया और ये वाला गलत हो गया। 2 चीज तो गलत हो गई। अब 1947 के बाद फिर कौन-सा आएगा? 1947 के बाद फिर आएगा 1961। 1961 यानी कि 4 के बाद 3 आना चाहिए। तो 4 के बाद 3 हो गया, यहाँ 4 के बाद 1 हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन-सा सही गया? ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक बात? अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बायोलॉजिकल एंड न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स ऑफ मेज। यहाँ पर मक्के से रिलेटेड कुछ चीजें दी गई हैं, उनके बायोलॉजिकल और न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स के हिसाब से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीजें सही। यहाँ पर आप ध्यान से देखना, यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सी चीजें सही हैं। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तीनों को देख के बताना है। कह रहा है येलो कलर इन मेज ग्रेन इज एट्रीब्यूटेड टू द प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट क्रिप्टोजेंथिन। कह रहा है कि मक्के के अंदर जो पीला रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, तो ये होता है क्रिप्टोजेंथिन की वजह से। ये बिल्कुल सही बात कही जा रही है। अगला है क्वालिटी प्रोटीन जो मेज होता है, इसकी वैरायटी है, जैसे शक्तिमान 1 है,
इसको डेवलप किया गया था OPEC2 जीन के क्रॉस से। तो ये बात बिल्कुल सही है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो गेहूं होता है, गेहूं में नॉरेंटेन जीन है। इसके अलावा जो धान है, धान के अंदर कौन सा जीन है, डिजीवू जीन है। उसी तरीके से मक्के में OPEC2 जीन का इस्तेमाल किया जाता है क्वालिटी प्रोटीन मेज बनाने के लिए। तो ये बात भी यहाँ पर सही कही जा रही है। अगला है जो प्रोटीना है। प्रोटीना एक वेराइटी हुआ करती थी। किसकी वेराइटी थी? मेज की वेराइटी थी। ये 1971 में रिलीज करी गई थी। और इसके अंदर एक खासियत थी कि इसके अंदर लाइसिन, जो एक तरीके का एसेंशियल अमीनो एसिड होता है, इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता था। अप्रोक्सीमेटली 4% इसके अंदर लाइसिन पाया जाता था। और ये जो लाइसिन होता है, ये आगे चलकर अमीनो एसिड बनाता है। और ये जो लाइसिन होता है, एक तरीके का अमीनो एसिड होता है, एसेंशियल अमीनो एसिड होता है। और यही जो एसेंशियल अमीनो एसिड होता है, ये आगे चलकर प्रोटीन बनाता है। तो मेज के अंदर प्रोटीन की मात्रा थोड़ी-सी बढ़ गई थी, इसीलिए इसका नाम भी उसी से पड़ गया, प्रोटीना। तो यहाँ पर तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे अगर सही हो रहे हैं, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसके हिसाब से हम देखेंगे तो कौन-सा सही जाएगा? ऑप्शन हमारा जो डी है, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, मैच द फॉलोइंग यूनिक फिजियोलॉजिकल फीचर्स विथ देयर रिस्पेक्टिव क्रॉप्स। यहाँ पर आपको दिया गया है कुछ उनके फिजियोलॉजिकल फीचर्स दिए गए हैं और यहाँ पर दिया गया है क्रॉप। एक-एक करके समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो एरो, क्या लिखा है? एरो लिखा है। तो एरोइंग मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इन्फ्लोरेसेंस निकलता है, गन्ने के अंदर इन्फ्लोरेसेंस निकलने की प्रक्रिया को एरोइंग कहते हैं। तो एरो जो है ये किसके अंदर पाया जाता है? ये गन्ने के अंदर पाया जाता है। इसको मैंने मिला दिया। नॉन टिलर प्लांट, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो गेहूं होता है, गेहूं के अंदर टिलरिंग होती है। जो अगल-बगल से ऐसे ढेर सारे गेहूं निकलते हैं, गेहूं के स्टेम ढेर सारे से निकलते हैं, उसको टिलरिंग कहते हैं। धान में भी टिलरिंग होती है, गेहूं में होती है, धान में होती है, जौ में टिलरिंग होती है। लेकिन यहाँ पर आपको एक पौधा दिख रहा है, उस पौधे के अंदर टिलरिंग नहीं होती। जैसे गन्ना जो है, गन्ने के अंदर भी ढेर सारी टिलरिंग होती है। लेकिन कभी भी मक्के के अंदर टिलरिंग नहीं होती। मक्का का एक पौधा जो रहेगा, तो वो बिल्कुल सीधा ही निकलेगा। एक अगर हमने सीड जर्मिनेट किया है, तो एक सीड से एक ही पौधा निकलेगा, अगर से कोई इधर नीचे से ब्रांच नहीं निकलेगी। तो टिलर कोई नहीं निकलता है। तो ये जो है डी जो है ये 4th पे चला जाए। इसके अलावा कैमल ऑफ डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान का ऊँट किसे कहा जाता है? तो जो ज्वार होता है, ज्वार बहुत कम पानी में ग्रो कर लिया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसीलिए इसको रेगिस्तान का ऊँट कहा जाता है। तो ये 3 चीज़ें तो मैंने मैच करा दी। अगला क्या है? प्रोटोगाइनस। प्रोटोगाइनस क्या होता है? यहाँ पर आपको शब्द दिख रहा है प्रोटो और गाइनस। गाइनस क्या होता है? गाइनस जो शब्द है ये गाइनोसियम से बना है और आप लोगों ने पढ़ा होगा गाइनोसियम जो होता है एक गाइनोकोलॉजिस्ट होता है। डॉक्टर होते हैं ना गायनोकोलॉजिस्ट, इनको क्या कहते हैं? स्त्री रोग विशेषज्ञ। तो स्त्री से जो रिलेटेड शब्द होता है यानी जो फीमेल से रिलेटेड होता है उसको गायनो बोला जाता है। समझ गए? तो यहाँ पर लिख रहा है प्रोटो गायनो। प्रोटो का मतलब पहले, प्रोटो का क्या मतलब होता है? प्रोटो का मतलब होता है पहले और गायनो का क्या मतलब होता है? गायनो का मतलब होता है स्त्री। ठीक? यानी कि कोई अगर मेल और फीमेल वाला पौधा है, कोई एक पौधा है जिसके अंदर कोई ऐसा पौधा, कोई पौधा कोई पौधा जिसमें जिसमें फीमेल पार्ट फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाता है। कब मैच्योर हो जाता है? पहले पहले मैच्योर हो जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रोटोगाइनी। ठीक? एक प्रोटोगाइनी होता है और एक कौन-सा होता है? एक होता है प्रोटेंड्री। प्रोटोगाइनी और प्रोटेंड्री 2 तरीके के होते हैं। तो प्रोटोगाइनी मैंने आपको बताया कि जिसमें स्त्री पार्ट यानी कि जो फीमेल पार्ट होता है पहले मैच्योर हो जाता है। तो अगर कोई पौधा है जिसके अंदर प्रोटोगाइनी पाई जा रही है तो यानी कि उसमें फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो जा रहा है, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देता है। इसके बारे में डिटेल में मैंने अपने अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स में पढ़ाया है कि ऐसा क्यों होता है, क्लिस्टोगामी क्या होता है, कियास्मोगामी क्या होता है, प्रोटोगाइनी क्या होता है, प्रोटेंड्री क्या होता है, प्रोटेंड्री, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में मैंने वहाँ पर पढ़ाया है, समझाया है। तो प्रोटो जो गायनी होता है ये किसके अंदर पाया जाता है? ये बाजरा के अंदर पाया जाता है। यानी कि बाजरा का जो फीमेल पार्ट होता है वो सबसे पहले मैच्योर हो जाता है। तो इसको देखते हैं, ए जो है ये 3rd पे जा रहा है। तो ए 3rd में किसमें जा रहा है? ए 3rd में इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, ये गलत हो गया। बी जो है किसमें जा रहा है? बी 2nd पे जा रहा है। बी 2nd में इसमें जा रहा है, ये गलत हो गया और ये सही हो गया। इसके अलावा सी जो है सी 1st में जा रहा है। तो सी 1st में इसमें जा रहा है, ये गलत हो गया। तो अल्टीमेटली हमारा सही कौन-सा गया? अल्टीमेटली हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा जो क्वेश्चन है ये हमारा असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है, कुछ रीजन दिया गया है, कुछ अभिकथन दिया गया है और उसके यहाँ पर रीजन दिए गए। पढ़ते हैं, समझते हैं। सोरगम जो होता है ऑफन रेफर्स टू एज ए कैमल ऑफ डेजर्ट। जो सोरगम होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था, इससे पीछे वाले क्वेश्चन में मैचिंग में आया था। कह रहा था कि जो ज्वार है, ज्वार को हम रेगिस्तान का ऊंट कहते हैं, ऐसा क्यों कहा जाता है? तो ज्वार को जो रेगिस्तान का ऊंट कहा जाता है, ये बात तो 100% सही है, तो इसमें तो कोई लाग लपेट वाली बात नहीं है, ये तो सही है। अगला रीजन क्या कह रहा है कि इट डिमॉन्स्ट्रेट्स एक्सेप्शनल रेजिस्टेंस टू ड्रॉट एंड कैन प्रोड्यूस स्टेबल यील्ड अंडर हाई टेम्परेचर एंड लो सॉइल मॉइस्चर। कह रहा है कि यह सूखे के प्रति असाधारण प्रतिरोध प्रदर्शित करता है और उच्च तापमान और कम मिट्टी की कमी के तहत स्थिर उपज देता है। कहने का मतलब ये है कि अगर इसको उच्च तापमान मिलता है और कम मिट्टी में नमी मिल रहा है, यानी कि अगर पानी भी कम मिल रहा है और हाई टेम्परेचर में मिल रहा है, तो ये आराम से ग्रो हो जाता है। ये तरीका, ये जो कंडीशन होती है, राजस्थान में ज्यादातर देखने को मिलती है। तो इसीलिए इसको राजस्थान का जहाज या रेगिस्तान का ऊंट इसको कहा जाता है, क्योंकि ये कम पानी में और हाई टेम्परेचर पर रह जाता है। तो हमारा असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। और ध्यान से देखोगे तो जो रीजन है ये असर्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो हमारे दोनों चीजें सही हैं और रीजन जो है करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक बात? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है, बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ शुगर केन सेकेरम स्पीसीज, व्हिच स्पीसीज इज करेक्टली आइडेंटिफाई एज इंडियन केन विथ लो सुक्रोज एंड हाई फाइबर। कह रहा है यहाँ पर आपको शुगर केन की ढेर सारी स्पीसीज दी गई हैं, शुगर केन की ढेर सारी प्रजातियां दी गई हैं और इसमें से देख के आपको बताना है कि इसमें से इंडियन केन किसे कहा जाता है। इस इंडियन केन की क्वालिटी ये होती है कि इसके अंदर सुक्रोज कम होता है, यानी मीठापन थोड़ा सा कम होता है और इनके अंदर फाइबर ज्यादा होती है, यानी कि गन्ना बहुत ज्यादा कठोर सा होता है, मुलायम गन्ना नहीं होता, इसको चूसने में जबड़ा दर्द करने लगता है। ये चीज कही जा रही है। तो एक एक करके पढ़ेंगे, एलिमिनेशन टेक्निक से इसको लगाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सेकरम ऑफिसिनेरम जो होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको तो हम बोलते हैं नोबेल केन। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम कहते हैं नोबेल केन। समझ गए? अगला क्या है? सेकरम बारबेरी। तो ये सेकरम बारबेरी जो होता है ये क्या होता है? यही हमारा होता है इंडियन केन होता है, जो भारतीय गन्ना होता है, इसी को सेकरम बारबेरी कहा जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं सेकरम सेकरम साइनेंसिस। तो ये जो सेकरम साइनेंसिस है ये कैसा गन्ना होता है? ये चाइनीज गन्ना होता है, चाइनीज, ये चाइनीज केन होता है। अगला कौन सा है? सेकरम स्पॉन्टेनियम। तो ये जो सेकरम स्पॉन्टेनियम होता है ये कैसा होता है? ये जंगली गन्ना होता है, वाइल्ड स्पीसीज होता है। क्या होता है? ये वाइल्ड स्पीसीज होता है। समझ गए यहाँ तक बात? इसके अलावा बात करते हैं सेकरम ऑफिसिनेरम जो होता है। इस सेकरम ऑफिसिनेरम के अंदर 2n क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं? इसके अंदर 2n क्रोमोसोम पाए जाते हैं 80। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताओ कि सेकरम बारबेरी जो होता है इसके अंदर 2n क्रोमोसोम नंबर कितने पाए जाते हैं? सेकरम बारबेरी के अंदर 2n क्रोमोसोम नंबर कितने पाए जाते हैं? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ शुगर केन के मैनेजमेंट के हिसाब से जो सेट्स होते हैं, गन्ने के टुकड़े लगाए जाते हैं उनको हम सेट्स कहते हैं। कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनालिटिकल ऑब्जर्वेशन करेक्ट। इसमें से आपको बताना है पढ़ के इन चारों में से कौन सी बात सही है। देख लेते हैं एक एक करके। कह रहा है द बॉटम वन थर्ड, यानी कि एक जो गन्ना है, गन्ने को अगर हम 3 बराबर भागों में बांट दें तो ये नीचे वाला भाग। कह रहा है इस भाग को क्या होता है, द बॉटम वन थर्ड पोर्शन ऑफ द केन इज प्रिफर्ड फॉर सोइंग ड्यू टू हाई शुगर कंटेंट। अगर इस नीचे के पास शुगर का कंटेंट बहुत अच्छा होता है, ये बात बिल्कुल सही है। नीचे जो गन्ना होता है इसके अंदर हाई शुगर पाया जाता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं होती है। लेकिन ये जो हाई शुगर होता है, जब तक ये ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक जर्मिनेशन नहीं होगा। तो गन्ने में नीचे वाले पार्ट को कभी भी यूज नहीं किया जाता बुआई करने के लिए। क्यों? क्योंकि नीचे वाला पार्ट जो होता है इसमें शुगर ज्यादा होता है और शुगर अगर ज्यादा होगा तो उससे जर्मिनेशन लेट होता है। तो हम क्या करेंगे, हम गन्ने का ऊपर वाला भाग यूज करते हैं। गन्ने का चाहे वन थर्ड भाग यूज कर लें और चाहे गन्ने का आधा भाग यूज कर सकते हैं, यानी कि ये चाहे इतना भाग यूज कर लो
और बहुत यूज किया तो आधा आधा भाग के यूज कर लो। यानी कि टॉप 1/3 टू 1/2 1/2 1/3 या फिर आधा पोर्शन जो होता है गन्ने का, उसको यूज किया जाता है सोइंग के लिए, जर्मिनेशन क्योंकि इसका अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात होती है कि आखिर ये जो नीचे वाला जो सुक्रोज जिसके अंदर शुगर की मात्रा ज़्यादा है, आखिर वो अच्छा क्यों नहीं माना जाता? तो ध्यान से समझो। अगर मान लो हमने गन्ने का नीचे वाला सेट अगर हमने बुआई कर दिया, तो अगर ये नीचे वाला सेट ज़मीन में जाएगा तो ये प्रॉब्लम करता है। प्रॉब्लम क्या करेगा? कि ये जर्मिनेट नहीं होगा, जल्दी जर्मिनेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये सुक्रोज इसके अंदर जो शुगर होता है वो सुक्रोज के फॉर्म में होता है। ये सुक्रोज टूटेगा, टूट के ग्लूकोज बनेगा। फिर वो ग्लूकोज आगे चलकर पायरुविक एसिड बनाएगा और एनर्जी बनाएगा, और जब वो एनर्जी बनेगी तभी पौधा जर्मिनेट होगा। तो इसमें एक स्टेप ज़्यादा मिल जाता है, यानी सुक्रोज से ग्लूकोज में टूटेगा तब आगे की प्रक्रिया होगी। लेकिन जो 1/3 या 1/2 पोर्शन होता है ऊपर का, इसमें एक अच्छी चीज़ ये होती है कि इसके अंदर ग्लूकोज ऑटोमैटिकली रहता, पहले से ही रहता है इसके अंदर। तो अगर ग्लूकोज इसके अंदर पहले से ही रहेगा तो इसको आगे वाली प्रक्रिया करनी पड़ेगी, पीछे से तो नहीं लाना पड़ेगा ना, इसको 2 ही स्टेप करने पड़ेंगे। और इस वाले में इसमें 3 स्टेप करने पड़ रहे थे, इसमें 2 ही स्टेप करने पड़ रहे थे, तो इसका जर्मिनेशन बहुत जल्दी होता है। तो हमको गन्ने की अगर बुआई करनी है तो क्या करते हैं, गन्ने में ऊपर वाला भाग हम लेते हैं और नीचे वाला भाग क्योंकि मीठा होता है तो इसको हम मार्केट में बेचने में काम में ले लेते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बी, ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्या बोल रहा है? सेट शुड बी ट्रीटेड विद 0.5 treated with 5% solution of nitrogen before planting। कह रहा है कि प्लांटिंग से पहले इसको नाइट्रोजन से ट्रीट किया जाता है। ये बात गलत है क्योंकि हम नाइट्रोजन से ट्रीट नहीं करते, हम किससे ट्रीट करते हैं? हम 0.5% का सोल्यूशन बनाते हैं। किसका? एगलाल का, एगलाल या एरेटान का। क्या होता है? एगलाल का या फिर एरेटान जो एक फंगिसाइड होता है, क्या होता है? एक तरीके का यह फफूंदी नाशक होता है, इसका इस्तेमाल करते हैं। एगलाल का हम इस्तेमाल करते हैं, एगलाल का या फिर एरेटान का, वो भी कितना 0.5% सोल्यूशन। तो ये वाला गलत हो जाएगा। इसके अलावा कह रहा है कि अगर 3 बड वाले सेट है, यानी कि एक ऐसा गन्ना है जिसके अंदर 3 बड है, यहाँ पर आप देखोगे 1 बड यहाँ, 1 बड यहाँ और 1 बड यहाँ। इस तरीके से अगर गन्ने का एक टुकड़ा हमने डाला है तो कह रहा है कि 10,000 अगर टुकड़े हमने इस तरीके से यूज कर लिया तो 1 हेक्टेयर की प्लांटिंग हो जाएगी। तो ये भी बात गलत है। हमको 3 टुकड़े वाले कितने जरूरत पड़ती है? 3 बड वाले हमको लगभग 35,000 से लेकर 40,000 टुकड़ों की जरूरत पड़ती है। तो 35 से लेकर 40,000 यहाँ पर होना चाहिए था, 10 नहीं होना चाहिए था। अगला देखते हैं, एनालाइज द न्यूट्रिशनल टॉक्सिसिटी रिस्क ऑफ सोरगम, जिसको ज्वार कहते हैं, फॉर लाइव स्टॉक कुछ कंडीशन मेक द क्रॉप मोस्ट हैजार्डस फॉर ग्राजिंग। कह रहा है कि यहाँ पर आपको देख के बताना है कि ऐसी कौन सी न्यूट्रिशनल टॉक्सिसिटी है, ऐसे कौन सी चीज की अधिकता पाई जाती है ज्वार के अंदर, जिसकी वजह से अगर जानवर उसको खा लेता है तो उसके लिए जीने और मरने का सौदा हो जाता है, वो मरने लगता है, बहुत ज्यादा उसके लिए जहरीला होता है। ये चीज यहाँ पर कहा जा रहा है। एक एक करके पढ़ते हैं। ग्राजिंग आफ्टर 15% 50% फ्लावरिंग, ये बात तो गलत कही जा रही है। अगर 50% फ्लावरिंग हो जाएगी, उसको अगर उस ज्वार को अगर जानवर खाएगा तो दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत किसमें होती है? दिक्कत होती है ऐसे ज्वार को खाने से जिसके अंदर 0.5 ग्राम HCN पाया जा रहा है, हाइड्रोसेनिक एसिड होता है। अगर इसको खा लिया, जिसको प्रोसेसिक एसिड बोलते हैं, प्रोसेसिक एसिड भी इसको कहा जाता है। तो ये प्रोसेसिक एसिड जो होता है HCN, हाइड्रोसेनिक एसिड भी कहते हैं इसको, और इसके अलावा इसको प्रोसेसिक एसिड भी कहा जाता है। तो अगर किसी के अंदर, किसी भी पौधे के अंदर 0.5 ग्राम से ज्यादा कंजम्पशन अगर इसने कर लिया तो क्या होगा? तो वो मरने लगता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक बात? अब यहाँ पर देखो, ये जो बोल रहा है 50% फ्लावरिंग, तो 50% जब फ्लावरिंग हो जाती है उस समय पर HCN जो होता है वो धीरे-धीरे घट जाता है, यानी कि ये जो विष होता है ये घट जाता है। और ये घटना कब शुरू कर देता है? ये घटना तभी से शुरू कर देता है जब इसकी जो हाइट होती है वो नी हाइट तक पहुँच जाती है। नी का मतलब क्या होता है? घुटना। जब ये घुटनों की हाइट तक हमारा जो ज्वार होता है, जब ये घुटनों की हाइट तक पहुँच जाता है, तो इसके अंदर धीरे-धीरे क्या होता है, HCN का जो कंसंट्रेशन है ये घटते रहता है। बाकी HCN के बारे में मैंने डिटेल में अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स में भी पढ़ाया है।
और इसके अलावा एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर में भी पढ़ाया है। एक चीज़ आपको बताऊँ कि जब आप इस चैप्टर को अटेंड करने आओ, इन लेक्चर्स को अटेंड करने आओ जो ये पढ़ा रहा हूँ सीरीज़ एमसीक्यू वाली, तो इससे पहले आप जो मेरा अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स है, उससे या तो पढ़ के आया करो, या तो फिर जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रखा है, निमरा सुंडा जी की जो बुक है, ए कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर, उसको पढ़ के आया करो। तो अगर उसको कायदे से आप पढ़ के आओगे, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको आप आसानी से अटेंड भी कर पाओगे, और यहाँ पर मैं जो एक्सप्लेन करूँगा उसको आप इंटर रिलेट भी कर पाओगे। अदरवाइज़ यहाँ पर जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत थोड़ी-थोड़ी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन करूँगा, तो 10 क्वेश्चन करने में 20 मिनट 10 क्वेश्चन करने में तो 100 मिनट लग जाएँगे, 10-10 मिनट में 1 क्वेश्चन होगा। तो इस वज़ह से बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो आप एक बार पढ़ के आया करो, तो आप यहाँ पर एनालाइज़ कर पाओगे। यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराना हमारा मकसद नहीं है। यहाँ पर हमारा मकसद है कि आपको अगर कठिन क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जा रहा है, तो आप वहाँ पर कैसे कर पाओगे? जैसे कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को क्वेश्चन आ रहा होता है, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस वो वहाँ पर अटेंड नहीं कर पाते, या क्वेश्चन की लैंग्वेज कठिन कर दिया जाता है, तो बच्चे समझ नहीं पाते और गलत कर जाते हैं। तो इस तरीके की गलती ना हो, उसको सुधारने की प्रक्रिया यहाँ पर करी जा रही है, एक तरीके से रिवीजन की प्रक्रिया हो रही है। तो पहले वहाँ से पढ़ो, फिर यहाँ से आके रिवाइज़ करो, तभी आपको बराबर फ़ायदा मिलेगा। जिस तरीके से डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, वैसे-वैसे करोगे तो आपको बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। समझ गए? इसके अलावा बात करते हैं, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी है, वो लिखा है स्ट्राइगा। स्ट्राइगा जिसको हम विच वीड बोलते हैं, एक तरीके का ये क्या होता है, एक तरीके का ये पैरासिटिक वीड होता है। ये कैसा होता है, ये रूट पैरासाइट होता है। स्ट्राइगा जो है ये कैसा होता है, ये एक तरीके का रूट पैरासाइट होता है, यानी कि जड़ परजीवी होता है। ये क्या करता है, ये जो सोरघम होता है, सोरघम की जड़ों में इसके जो चूसक होते हैं वो अटैच हो जाते हैं, और वहाँ से न्यूट्रिएंट लेते हैं। मैंने अभी जल्दी में ही अपने जो वीड साइंस है अल्टीमेट एग्रीकल्चर में, उसमें डिटेल में इसको समझाया है। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है, मैच द स्पेशलाइज्ड प्लांटिंग सिस्टम ऑफ शुगरकेन विथ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रीजन। कह रहा है कि जो शुगरकेन होता है इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांटिंग सिस्टम यूज करे जाते हैं पूरे भारत में। यहाँ पर आपको इसको मैच कराना है। सबसे बात करते हैं अर्धसाली गन्ना। अर्धसाली गन्ना जो होता है इसकी क्वालिटी क्या होती है, अर्धसाली यानी आधा साल। आधा साल मतलब 6 महीने, 6 महीने और प्लस 12 साल, दोनों जोड़ दो, 12 महीने प्लस 6, 6 महीने। अर्धसाली, अर्धसाली, अर्ध मतलब आधा, साली मतलब साल, आधा साल। तो आधा हमने ये जोड़ दिया यानी 6 महीने, और 1 साल ये जोड़ दिया तो कितना हो गया, 18 महीने। तो अर्धसाली जो गन्ना होता है वो कितने महीने का होता है, ये 18 महीने का होता है। तो 15 से 18 महीने ये किस पे जा रहा है, ये चला जा रहा है थर्ड पे। अगला है अटमन। अटमन जो होता है वो शरदकालीन होता है। अटमन जो होता है वो शरदकालीन होता है, और जो सर्दी शुरू होती है कब शुरू होती है, अक्टूबर नवंबर में सर्दी शुरू होती है, तो ये यहाँ पर चला जाएगा। एकसाली जो गन्ना होता है ये ज्यादातर यूज किया जाता है, ये जनवरी फरवरी में यूज होता है, इसकी बुआई होती है, और एक साल के अंदर इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। तो देखते हैं, इसको मैच कर दिया। ए जो है ये किस पे जा रहा है, ए थर्ड पे जा रहा है, ए थर्ड में इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। बी देखते हैं, बी जो जा रहा है ये फर्स्ट पे जा रहा है, तो बी फर्स्ट पे जा रहा है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिफाई एज द मेजर रूट पैरासाइट। इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा मेजर रूट पैरासाइट है जो कि ज्वार और पर्ल मिलेट में लगता है। तो फ्लेरिस माइनर तो रूट पैरासाइट तो होता नहीं है। फ्लेरिस माइनर कहाँ पर लगता है, फ्लेरिस माइनर जो है ये कहाँ पर लगता है, ये हमारा गेहूं के अंदर देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है ये हमारा गेहूं के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करेंगे किसकी, सीमा जीन। तो जो सीमा जीन होता है इसको कहाँ यूज किया जाता है, ये मेज के अंदर यूज होता है। किसके लिए, इसको मेज के अंदर यूज किया जाता है वीड कंट्रोल के लिए। किसके लिए ये यूज किया जाता है, वीड कंट्रोल, यानी कि खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए एट्राजीन और सीमाजीन नाम के जो हर्बिसाइड होते हैं वो मक्के के अंदर यूज किए जाते हैं। इसके अलावा इकाइनोक्लोवा स्पीसीज, इकाइनोक्लोवा जो स्पीसीज होता है ये कहाँ पर देखने को मिलता है, ये आपको राइस का वीड होता है। ये कैसा होता है, ये राइस के खरपतवार में आपको, राइस के खेत में आपको ये देखने को मिलता है। तो बचा कौन सा, हमारा ऑप्शन नंबर जो सी था यही बचा, तो यही हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या है, स्ट्राइगा जो विच वीड होता है ये कैसा होता है, एक तरीके का रूट पैरासाइट होता है। इसको अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिटेल में समझाया भी था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या है। 10वां क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी सिम्पटम इन मेज। मेज के अंदर जो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी सिम्पटम होता है, आपको बताना है कि फास्फोरस की कमी से कौन तरीके का, किस तरीके का सिम्पटम प्रोड्यूस होता है पौधे के अंदर। एक एक करके पढ़ते हैं, समझते हैं। कह रहा है
यहाँ पर एलिमिनेशन टेक्निक लगाएंगे। कह रहा है कि एपिकल जो लीव्स होती है वो कंप्लीटली व्हाइट हो जाती है, जिसको व्हाइट बड डिजीज कहते हैं। तो ये व्हाइट बड डिजीज जो होती है किसकी कमी से होती है? ये व्हाइट बड डिजीज जो होती है जिंक की कमी से होती है। ये जिंक की डिफिशियंसी से होती है। अगला क्या है? लीव्स बिकम सॉफ्ट एंड ड्रॉपी। जो लीव्स होती है बहुत सॉफ्ट सी हो जाएगी और ड्रॉपी हो जाती है। तो ये कैसे देखने को मिलता है? जब मक्के के अंदर किसकी कमी हो जाती है? सिलिकॉन की कमी हो जाती है। ये एक तरीके का कैसा होता है? ये बेनिफिशियल होता है। कैसा होता है? बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट होता है। बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट होता है, समझ गए? एसेंशियल न्यूट्रिएंट, बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट दोनों मिला के फंक्शनल न्यूट्रिएंट। अगला क्या है? स्टंटेड ग्रोथ विथ लीफ टिप एंड मार्जिन अपीयर पर्पल एंड डार्क ग्रीन। कह रहा है कि डार्क ग्रीन कलर का हो जाता है। ग्रोथ इसकी कैसे हो जाती है? ग्रोथ इसकी रुक जाती है। तो ये सभी चीजें जो हैं ये बिल्कुल उस चीज के करेक्टर हैं जो कि यहाँ पर पूछा जा रहा है, फॉस्फोरस। तो ये फॉस्फोरस हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या दिया गया है? इसमें आपको कुछ वेराइटीज दी गई हैं और इसके अलावा यहाँ पर उसकी कुछ कैटेगरीज दी गई हैं। आपको देखना है, कायदे से समझना है और इसको मैच कराना है। ये सभी जो वेराइटीज हैं ये मक्के की कैसी वेराइटीज हैं? ये मक्के की कंपोजिट वाली वेराइटीज होती हैं। इसी के बारे में यहाँ पर डिटेल में आपको मैच कराना है। सबसे पहले देखेंगे माही कंचन। तो जो माही कंचन वेराइटी है इसकी क्वालिटी क्या है? एक तो माही कंचन वैरायटी होती है और इसके अलावा एक वैरायटी और होती है माही धमन। कौन सी वैरायटी होती है? माही माही कंचन और माही भवन। ये दोनों वैरायटी जो है इसको रिलीज किया गया था किसके लिए? राजस्थान के लिए रिलीज किया गया था। राजस्थान में ये वैरायटी रिलीज हुई थी। गंगा जो 2 है, गंगा 2 और इसके अलावा एक वैरायटी और है जिसका नाम है हाई स्टार्च। तो गंगा 2 और हाई स्टार्च जो होता है ये कैसे डेवलप करा गया है? ये एक अच्छे ये इसको डेवलप किया गया है टॉप क्रॉस हाइब्रिड की वजह से। समझिए इसकी मेथड से इसको डेवलप किया गया था। अंबर जो वैरायटी है, अंबर वैरायटी की खास बात क्या है कि ये एक तरीके की सिंथेटिक वैरायटी है जो कि कहाँ से डेवलप करी गई थी? जो कि डेवलप करी गई है एक ओपन पॉलिनेशन वाले मेथड से। अगला है हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज 1। हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज 1 को क्या कहा जाता है? क्वालिटी प्रोटीन मेज 1 वैरायटी कही जाती है। मतलब ये एक कैटेगरी है मेज की और उसके अंदर ये एक वैरायटी है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि जो ए है ये किस पे जा रहा है? ए सेकंड पे जा रहा है। तो ए सेकंड में इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो ये वाला गलत हो गया और ये वाला गलत हो गया। बी जो है, बी किस पे जा रहा है? बी जा रहा है थर्ड पे, तो बी थर्ड पे इस पे जा रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन भी गलत हो गया। तो अल्टीमेटली सही कौन सा गया? अल्टीमेटली जो हमारा सही ऑप्शन गया ये कौन सा गया? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं 12वां क्वेश्चन क्या है। रिगार्डिंग द इरिगेशन एंड मॉइस्चर रिक्वायरमेंट ऑफ मेज। मेज में इरिगेशन और मॉइस्चर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आइडेंटिफाई करना है और बताना है कि यहाँ पर कौन सा एनालिटिकल स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। आपको यहाँ पर सही बताना है कि कौन सी बात यहाँ पर सही कही जा रही है। देखते हैं, समझते हैं। कह रहा है कि मेज जो होता है ये हाईली ड्रॉट टॉलरेंट होता है। लगभग 250 से लेके और 250 मिलीमीटर पानी की इसको जरूरत पड़ती है। तो यही बात तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जो मक्का होता है, मक्का को इतने पानी की जरूरत नहीं पड़ती। मक्के को पानी की जरूरत पड़ती है 500 से लेके 800 मिलीमीटर के आसपास इसमें पानी की जरूरत पड़ती है। तो ये बात गलत हो गई, हमको करेक्ट खोजना है। मोस्ट क्रिटिकल पीरियड फॉर मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट इज बिटवीन द टेसलिंग एंड सिल्किंग स्टेज। यही बात सही है। हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि जो मक्का होता है, मक्का के अंदर टेसलिंग से लेकर सिल्किंग तक, टेसलिंग से सिल्किंग के बीच में ना तो मक्का के अंदर मॉइस्चर की कमी होनी चाहिए और ना ही इसके अंदर न्यूट्रिएंट की कमी होनी चाहिए। अगला है रबी मेज इज नॉट पॉसिबल इन इंडिया ड्यू टू हाई वाटर रिक्वायरमेंट। मक्का के अंदर जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है वो 500 से 800 मिलीमीटर होती है और रबी सीजन में हम इसको पूरा कर सकते हैं। इसी वजह से जो रबी का मेज है ये आपको बिहार में ग्रो होते हुए मिल जाता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। इसमें कह रहा है फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ मेज प्लांट इज सिल्क। मेज के अंदर पहले सिल्क नहीं निकलता है, पहले इसमें क्या निकलता है? पहले इसमें टेसलिंग होती है। फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ ऑन मेज इज, मेज के अंदर सबसे पहले क्या निकलता है? मेज के अंदर निकलता है टेसलिंग। टेसलिंग को हम क्या बोलते हैं? टेसलिंग को हम बोलते हैं मेल फ्लावर। क्या कहते हैं इसको?
इसको मेल फ्लावर कहा जाता है। समझ गए यहाँ तक बात? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बायोलॉजी एंड प्रोडक्शन ऑफ बाजरा। कह रहा है यहाँ पर आपको बायोलॉजी और बाजरे के प्रोडक्शन से रिलेटेड चीजें दी गई हैं और उसको बताना है कौन सी चीज यहाँ पर सही कही गई है। ठीक, देखते हैं। राजस्थान जो है इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी है, एरिया भी है बाजरा के कंडीशन में। ये बात बिल्कुल सही है, बाजरा का जो प्रोडक्शन है वो राजस्थान में बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है, तो ये लीडिंग स्टेट होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहला तो सही है। दूसरा है बाजरा हैज द हाईएस्ट मिनरल 2.7% एमंग द सीरियल। ये भी बात सही है, बाजरा के अंदर मिनरल की मात्रा 2.7% के आसपास पाई जाती है, ये भी बात सही है। अगला क्या है, स्टिग्मा इन पर्ल मिलेट अपीयर आफ्टर द एंथर। एंथर जो होता है ये क्या होता है, एंथर जो होता है ये एक तरीके का मेल पार्ट होता है। क्या होता है एंथर, एंथर जो होता है ये मेल पार्ट होता है। और मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो बाजरा होता है, बाजरा के अंदर फीमेल पार्ट पहले मैच्योर होता है। यहाँ पर कह रहा है कि इसमें सबसे पहले क्या अपीयर हो रहा है, इसमें सबसे पहले अपीयर हो रहा है मेल पार्ट। तो ये बात गलत हो गई, क्यों? क्योंकि सबसे पहले फीमेल पार्ट आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसके अंदर जो सबसे फीमेल पार्ट होता है स्टिग्मा जिसको कहते हैं, क्या होता है, स्टिग्मा नहीं होता है वो, सॉरी एंथर नहीं होता, स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं फीमेल पार्ट। तो बाजरा जो होता है, बाजरे के अंदर सबसे पहले फीमेल पार्ट आता है और यही मैच्योर होता है, और पहले ये मैच्योर हो जाता है, इसी वजह से इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है। कैसा होता है, इसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होता है। कैसा होता है, क्रॉस पॉलिनेशन इसके अंदर होता है। समझ गए? तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो तीसरा गलत हो गया। क्या क्या गलत हुआ, मैंने आपको बताया कि जो बाजरा होता है इसके अंदर स्टिग्मा पहले मैच्योर होता है, एंथर बाद में मैच्योर हो जाता है, और पहले स्टिग्मा मैच्योर हो जाता है, इसीलिए इसको प्रोटोगाइनी बोलते हैं। अगर मेल पहले मैच्योर होता तो उसको प्रोटेंड्री कहते, और इसके अंदर फीमेल पहले मैच्योर हो जाता है, इसी की वजह से इसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन होता है। समझ गए? तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही जाएगा, इसमें पहला और दूसरा सही है। तो पहला और दूसरा केवल ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं, असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है सेकेरम ऑफिसिनेरम इज पॉपुलरली नोन एज नोबेल केन इन शुगर की इंडस्ट्री। सेकेरम ऑफिसिनेरम को नोबेल केन कहा जाता है, सही बात है। इट इज द ट्रॉपिकल कैन करेक्टराइज्ड बाय थिक स्टॉक, हाई जूसी एंड लो फाइबर। इसके अंदर इसका जो स्टॉक होता है पतला गन्ना होता है, काफी ज्यादा जूसी होता है, मीठा होता है, और इसके अलावा इसके अंदर जो फाइबर होता है कम होता है, बोले तो मुलायम गन्ना होता है। सभी बातें सही कही जा रही हैं, इसीलिए इसको नोबेल केन कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही जाएगा, ऑप्शन हमारा जो है ए सही हो जाएगा, क्योंकि रीजन भी सही है और असर्शन भी सही है, और रीजन जो है ये असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। अगला देखते हैं 15वां क्वेश्चन क्या है। 15वां क्वेश्चन है, कुछ स्पेसिफिक हाइब्रिड इज कॉमनली रिकमेंडेड फॉर वीड मैनेजमेंट इन मेज क्रॉप। मेज क्रॉप में खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए कौन से हर्बिसाइड को इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर जो सीमाजीन है, एट्राजीन और सीमाजीन, इसका इस्तेमाल करते हैं हम मक्के में। तो मक्के में हमारा ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। ये जो बूटाक्लोर है, ये ब्यूटाक्लोर किस में इस्तेमाल किया जाता है, बूटाक्लोर, और इसके अलावा एक और हर्बिसाइड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोपेनिल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ब्यूटाक्लोर, और एक प्रोपेनिल होता है। इन दोनों का हम इस्तेमाल किस में करते हैं, इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं राइस के अंदर। आप लोग बताओ ये बूटाक्लोर और प्रोपोनिल कैसे हर्बिसाइड होते हैं, प्री इमर्जेंस होते हैं, पोस्ट इमर्जेंस होते हैं, या फिर अर्ली पोस्ट इमर्जेंस होते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना। अगला कौन सा है, अगला हम बात करते हैं किसकी, अगला प्रोपोनिल तो मैंने बता ही दिया। 2,4-D जो होता है, ये 2,4-D चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं, कैसी, चौड़ी पत्ती वाले, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार किसके अंदर, गेहूं के अंदर। गेहूं के अंदर जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं उनको मारने के लिए 2,4-D का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिगार्डिंग द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ शुगर केन इन इंडिया आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इन इंडिया उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ शुगर केन। गलत बात है, भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चीनी का उसका प्रोडक्शन होता है, गन्ने का प्रोडक्शन होता है, चीनी का नहीं, गन्ने का प्रोडक्शन होता है।
तमिलनाडु में प्रोडक्टिविटी ज्यादा है 99.3 टन पर हेक्टेयर। और क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहाँ पर 18 महीने वाला गन्ना बोया जाता है, इस वजह से। अगला है शुगर केन जो है ये C3 और लॉन्ग डे प्लांट होता है, तो ये बात गलत हो गई। तो पहला भी गलत हो गया और ए भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया। बी जो हमारा है ये बी बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक, अब इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। शुगर केन जो होता है वो C3 प्लांट होता है, यही बात गलत हो गई, क्योंकि जो शुगर केन होता है वो C3 प्लांट नहीं होता है, वो C4 प्लांट होता है। इसके अलावा ये कैसा होता है, ये शॉर्ट डे प्लांट होता है, लॉन्ग डे प्लांट नहीं होता है। ये कैसा होता है, ये शॉर्ट डे प्लांट होता है, जिसको इंटरमीडिएट शॉर्ट डे प्लांट भी कहा जाता है। लगभग लगभग शॉर्ट डे प्लांट होता है, लॉन्ग डे प्लांट नहीं होता है। तो ये बात गलत हो गई। ठीक, तो ए भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया। डी देखते हैं, मैक्सिमम जो शुगर फैक्ट्रीज है इंडिया में वो कहाँ पर है, तमिलनाडु में। यही बात तो गलत हो गया, क्योंकि सबसे ज्यादा कहाँ पर है, ये सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र में। इसीलिए चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है और गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। अगला देखते हैं 17वां क्वेश्चन। व्हाट इज द रिकमेंडेड ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन फॉर मेज? मेज के लिए, अगर खरीफ सीजन में हम मेज की खेती कर रहे हैं तो इसके लिए ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन कितना होता है, इसको समझते हैं। तो इसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मेज की स्पेसिंग कितनी होती है। तो जो मेज की स्पेसिंग होती है वो कितनी होती है, ये होती है 60x20। 60x20 में मक्का लगाते हैं, और ये 60x20 जो है ये सेंटीमीटर है। ठीक, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मैंने आप लोगों को कई बार पढ़ाया भी है। इसको सॉल्व करने के लिए तो पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, इसमें 100 से भाग दोगे। इसमें क्या करोगे, 100 से भाग दोगे, तो यानी कि ये 100 मीटर मल्टीप्लाइड 100 मीटर। फिर ये 100 मीटर जो हमने नीचे भाग दिया था उसको ऊपर ले गए और 100 मीटर और दे दिया, ये कर दिया। अब जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो निकल के कितना आएगा, ये लगभग निकल के आएगा। और लगभग लगभग ये कितना निकल के आएगा, ये लगभग निकल के आएगा 65,000 से लेकर 70,000। वैसे लगभग यहाँ नहीं निकल के आएगा, 65,000 से 70,000 आएगा। तो आपको इतना याद करना है, मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। यहाँ से एक जीरो से ये जीरो चला गया, एक जीरो से ये जीरो चला गया, बचे कितने जीरो, दो दो चार, तो 6 जीरो बच गए। 1 2 3 4 5 6 जीरो बच गए, और ये 6 दूनी 12 हो गया। अब इसको काटोगे तो कितना आएगा, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 हो गया। और 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 तिया 36 हो गया। और इसके बाद फिर 12 तिया 36, ये 83,000 जा रहा है। तो ये किसके बीच में आ रहा है, ये 65 से 70 के बीच में आ रहा है। 83,000 के समथिंग जा रहा है, 83,333 करके ऐसे जा रहा है ये। ठीक, तो ये किसके लगभग लगभग जा रहा है, ये 65 से 70 के आसपास जा रहा है। 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 और 4 फिर 40 हो जाएगा। 12 तिया 36, फिर 40, फिर 12 तिया 36। ठीक है, हाँ सही बता रहा हूँ। तो 65 से 70 आना चाहिए। ठीक, तो 65 से 70 यहाँ पर लगभग लगभग यही वाला है। 83,000 आ रहा है, तो 83,000 के आसपास तो यही वाला है ना। हम 1 लाख तो लगा नहीं सकते, हम लगाएंगे किसको, हम लगाएंगे 65 से लेके 70,000 को सही लगाएंगे। समझ गए, तो 65 से 70,000 ये सही हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और दिया गया है, 35,000 से 40,000। तो 35,000 से 40,000 किसके लिए जरूरी होता है, ये शुगर केन के लिए होता है। किसमें होता है, शुगर केन की जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो उसके लिए हमको 35,000 से 40,000 सेट की जरूरत पड़ती है। समझ गए, आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्या है, अगला है एनालाइज द न्यूट्रिशनल प्रोफाइल ऑफ ज्वार। ज्वार की यहाँ पर न्यूट्रिशनल प्रोफाइल देखनी है और बतानी है कौन सा फैक्चुअली यहाँ पर इनकरेक्ट है, और सॉरी एक्यूरेट है, यानी कि सही है, आपको बताना। रिच इन लाइसिन कह रहा है कि जो पर्ल मिलेट, सॉरी जो ज्वार होता है, ज्वार जिसको हम सोरगम बोलते हैं, कह रहा है कि सोरगम के अंदर लाइसिन जो होता है वो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। गलत हो गया, क्योंकि लाइसिन कम पाया जाता है। तो पुअर इन लाइसिन, ये बात यहाँ तक सही है। रिच इन ल्यूसिन, पुअर इन लाइसिन और रिच इन ल्यूसिन, ये बात सही कही जा रही है, क्योंकि जो सोरगम होता है, सोरगम के अंदर लाइसिन कम मात्रा में पाया जाता है और ल्यूसिन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और यही लाइसिन है, ये लाइसिन मेज के अंदर ज्यादा पाया जाता है। बाकी अधिकतर जो हमारे सीरियल क्रॉप होती है उनके अंदर लाइसिन कम पाया जाता है। और इसके अलावा जो दलहनी फसलें होती है उनके अंदर मिथायोनिन कम पाया जाता है। 60% मिनरल पाया जाता है, कब से पाया जाने लगा। ज्वार के अंदर अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि 2.7% मिनरल होता है। कितना होता है मिनरल, 2.7% होता है। ये 60% क्या है, 60% आपको कुछ याद आ रहा होगा। 60% कोकोनट के अंदर ऑयल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोकोनट के अंदर ऑयल पाया जाता है।
ऑयल कितना होता है कोकोनट के अंदर? 60% होता है। तो आप इस चीज को ऐसे इंटर रिलेट करके याद कर लो। मजा आ गया? आगे बढ़ते हैं, 19वां क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग रेनफॉल वाटर रिक्वायरमेंट रेंज विथ रिस्पेक्टिव क्रॉप्स। यहाँ पर आपको कुछ क्रॉप की दी गई हैं और उनके दिए गए हैं रेंज कि इनको ग्रो करने के लिए कितने कितने पानी की जरूरत पड़ती है। मैच कराते हैं, समझते हैं। कह रहा है सबसे पहले देख लेते हैं ज्वार को। तो जो ज्वार होता है इसको ग्रो करने के लिए एक सबसे अच्छी बात यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर दिया गया है ज्वार को ड्रॉट रेजिस्टेंट होता है। ये बात बिल्कुल सही है, ड्रॉट रेजिस्टेंट। इनमें से सबसे ज्यादा ड्रॉट रेजिस्टेंट कौन सा है? ज्वार है। बाजरा देख लेते हैं। बाजरा जो होता है ये कैसा होता है? ये ड्रॉट रेजिस्टेंट नहीं होते, ये ड्रॉट स्केपिंग क्रॉप होती है। ड्रॉट रेजिस्टेंट और ड्रॉट स्केपिंग क्रॉप क्या होती है, मैंने इसके बारे में डिटेल में अपने कोर्स में पढ़ा रखा है। बाजरा देखते हैं, बाजरा क्या है? बाजरा जो है इसकी जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है काफी ज्यादा कम होती है। कितनी होती है? 250 से लेके 500 मिलीमीटर के आसपास तक होती है। इसके बाद शुगर कैन जो होता है, शुगर कैन की कितनी होती है? शुगर कैन की 1500 से 2500 होती है। मेज जो है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो मेज होता है इसके अंदर 500 से लेके 800 मिलीमीटर पानी की जरूरत पड़ती है। देखते हैं, मैच करते हैं। ए जो है ये थर्ड पे जा रहा है, ए थर्ड पे इस पे जा रहा है, इस पे जा रहा है, इस पे जा रहा है, ये गलत हो गया। बी जो है फोर्थ पे जा रहा है, तो बी फोर्थ पे इस पे जा रहा है, ये भी गलत हो गया। बी फोर्थ पे इस पे जा रहा है, ये सही हो सकता है। सी देखते हैं, सी सेकंड पे जा रहा है, तो सी सेकंड पे इस पे जा रहा है, ये भी गलत हो गया। तो सही कौन सा गया? ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 20वां और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सेकेरम जो है ये सेकेरम इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच लैंग्वेज एंड व्हाट इज इट्स ओरिजिनल रूट वर्ड। कह रहा है जो सेकरम शब्द है ये कौन सी भाषा का शब्द है और उसका मतलब क्या है। जिस भाषा का शब्द है उसमें उस भाषा का अर्थ क्या है। तो देखते हैं, समझते हैं। अरेबिक वर्ड म्यूजियम, तो ये बात गलत है। अरेबिक वर्ड जो म्यूजियम है, ये म्यूजियम जो है ये तो किसके लिए है? ये तो है सीजन के लिए है। किसके लिए? मौसम के लिए, मानसून के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? ये मानसून या मौसम के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। संस्कृत वर्ड सरकरा, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो सेकरम है ये संस्कृत के वर्ड सरकरा से बना हुआ है, तो ये सही हो जाएगा। कल्ट्रा जो है इसी से कल्चर बना है, जैसे एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, दुनिया भर के जितने कल्चर होते हैं वो लैटिन वर्ड कल्ट्रा से बने होते हैं। एग्रोज जो है ग्रीक वर्ड होता है, इसी से एग्रोनॉमी बनी हुई है। ठीक, एग्रोज जो होता है वो एग्रोनॉमी का पार्ट। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के लिए केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके जो सुझाव हैं चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि जो पॉजिटिव होता है तो मोटिवेशन मिलता है और नेगेटिव होता है तो उसको सुधारा जाता है। दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, आप हमें सुधारोगे मैं आपको सुधारूंगा, दोनों सुधरते रहेंगे, दोनों आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आप हमारा अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर दिया गया ये जो व्हाट्सएप नंबर है इस नंबर पर संपर्क करो और कायदे से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाओ। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।